सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात। फेडरलिज्म इज लाइक जिसको बोलते हैं कि एग्रीमेंट होता है, इट इज लाइक एन एग्रीमेंट। फेडरलिज्म 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, जब वो ये आरोप लगाते हैं कि जो अभी के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका जो डिग्री है वो फेक है और वो मैट्रिक पास भी नहीं है, और इस तरह बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहता है कि सम्राट चौधरी 7th फेल हैं, और 2010 के एफिडेविट में भी सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि वो 7th पास हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो 10th क्लास पास कब करते हैं, और यही नहीं वो डॉक्टरेट की भी उपाधि पाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। और जब उनसे पूछा जाता है सम्राट चौधरी से कि आप ये कब कर पाए, तो वो बताते हैं कि उसी का एक ब्रांच है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का, जिसके थ्रू उन्होंने डीलिट का डिग्री लिया था। तो जब प्रशांत किशोर जब अभी जो मंत्री है नीतीश सरकार में अशोक चौधरी पर, जब उनके पीएचडी डिग्री पर जब सवाल उठाते हैं, तो इस प्रकार ऐसा लगता था कि प्रशांत किशोर जो है राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों में कहीं दम नहीं है और ये राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये आरोप था। लेकिन प्रशांत किशोर का ये आरोप अब सही इसलिए लगता है, पहला प्रकरण जो है सम्राट चौधरी के बारे में। सम्राट चौधरी पटना में आयोजित एक फंक्शन में ये बोलते हैं कि सम्राट जो अशोक थे, उन्होंने पहला जो प्रशासक थे जो अखंड भारत का सपना देखे थे और अखंड भारत के सपना को पूरा किया, चाहे जो भी मर्यादाओं को लांघना पड़े उन्होंने मर्यादाओं को लांघा। सबसे बड़ी बात यह है कि मर्यादा लांघना क्या होता है, क्या मर्यादा लांघना नेगेटिव टर्म यूज किया जाता है या पॉजिटिव टर्म यूज किया जाता है, इस बात को सोचने और समझने वाली बात है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी को ये पता होना चाहिए कि अखंड भारत का अगर नींव अगर किसी ने सबसे पहले रखा था तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि पर्सिया यानी ईरान से, अफगानिस्तान से, भारत से लेकर के उन्होंने पूरा सीमा को विस्तार दिया था। हाँ, ये अलग बात है कि मौर्य वंश में जो तीसरे नंबर के जो शासक हैं सम्राट अशोक, उन्होंने इसको और विस्तार रूप दिया। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि अखंड भारत का जो नींव रखा था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा था, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, जब सम्राट चौधरी उसी फंक्शन में ये बोलते हैं कि सम्राट अशोक को भेंट होती है महात्मा बुद्ध से, सबसे बड़ी बात है कि सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। महात्मा बुद्ध कब के थे? महात्मा बुद्ध का जीवन और सम्राट अशोक के जीवन में कितना का अंतर है? सबसे बड़ी सवाल है दोस्तों कि जो सम्राट जो अशोक थे, कलिंग युद्ध के बाद जब देखे कि इतने सारे नरसंहार हुए, इतने सारे लोग मारे गए, तो इस नरसंहार के बाद उनका दिल जो था पसीज गया। वे मतलब कि अपराध बोध से मुक्त होना चाहते थे। वो सोचते थे कि ऐसा शायद मुझे नहीं करना चाहिए। तो सम्राट अशोक और महात्मा बुद्ध का जीवन काल भी अलग अलग है। महात्मा बुद्ध की जो जीवनी है वो 562 बीसी से लेकर के 483 बीसी के है, और वहीं अगर सम्राट अशोक की बात किया जाए तो 262 बीसी के प्रशासक रहे हैं। तो फिर सोचिए कि 200-250 जो साल का जो अंतर रहा, क्या इस सम्राट चौधरी की बात नहीं समझ में आती है? और दूसरी बात यह है कि सम्राट अशोक को बौद्ध भिक्षु यानी कि जो बुद्धिज्म का जो प्रशिक्षण दिए थे, जो शिक्षा दिए थे, वो निगोथ नाम के बौद्ध भिक्षु थे। तो इन सब बातों को अगर सम्राट चौधरी नहीं जानते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। बिना जाने ये लोग बहुत बड़े मंचों पर जब भाषण देते हैं, जब स्पीच देते हैं, तो ये बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है, बहुत ही चिंतनीय बात है। और जो आरोप है प्रशांत किशोर का कि ये जो है 10th क्लास फेल हैं और इनका 10th क्लास में 234 नंबर आया है, ये आरोप कहीं ना कहीं तो सही साबित हो रही है, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, ये आपकी नॉलेज क्या है, ये आपके बोलने पर ही डिपेंड करती है। अब दूसरी बात है प्रोफेसर अशोक चौधरी की, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, और जब प्रोफेसर साहब जब पढ़ाने जाते हैं तो छात्रों के बीच में वो फेडरलिज्म के मायने समझाते हैं। वो ये समझाते हैं कि फेडरलिज्म का जो प्रोविजन है हमारे फोर फादर ने क्यों रखी, और इसका आधार वो लिंग्विस्टिक बेसिस देते हैं, और वो बताते हैं बच्चों को कि जिस प्रकार से यूनिटी डाइवर्सिटी हमारे देश में है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे फोर फादर्स ने हमारे संविधान में फेडरलिज्म का प्रोविजन दिया था। संघवाद फेडरलिज्म इज लाइक जिसको बोलते हैं कि एग्रीमेंट होता है, इट इज लाइक एन एग्रीमेंट। फेडरलिज्म क्यों बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, क्यों हमने फेडरलिज्म, हमारे फोर फादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया तो वाई दे हैव क्रिएटेड दिस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरलिज्म। सबसे बड़ी बात यह है माननीय अशोक चौधरी जी, आपको जानकारी होना चाहिए
और ये बात आपने भी प्रूफ कर दिया कि आपका पीएचडी डिग्री जो है फेक है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो फेडरलिज्म जो टर्म है ये हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। आर्टिकल 1 में साफ लिखा है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप सिलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट बट फेडरल इन कैरेक्टर, मतलब कि फेडरलिज्म मीन्स होता है डिवीजन ऑफ पावर। तो आप समझा रहे थे जिस प्रकार से कि जो स्टेट के पास कुछ पावर है, कुछ सेंटर के पास कुछ पावर है, जो हमारा जो जैसे कंकरेंट लिस्ट हो गया, सेंट्रल लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया। हालांकि मैं संविधान के नियमों के बारे में नहीं जाना चाहूंगा, तो आर्टिकल 246 बोलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फेडरलिज्म जो टर्म है हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है, और आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि वो फेडरलिज्म जो है फेडरल जो कैरेक्टर में है। फेडरल स्टेट ऑफ अमेरिका हो सकता है, फेडरल स्टेट ऑफ यूएसएसआर था, लेकिन फेडरल स्टेट ऑफ इंडिया नहीं है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट है। ये बात जब आप बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, और जिस प्रकार से आप बच्चों को समझाते हुए जिस प्रकार से आप फंस रहे थे, ये आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो आपको दिखा रही है कि आप इस एरिया में निपुण नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान किसी विषय में अगर पीएचडी है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मानता हूँ, अगर मैं मैथ से एमएससी का डिग्री हूँ, तो क्या मैं आईएससी के बीएससी के बच्चों को समझा नहीं सकता हूँ? चाहे मेरी पढ़ाई कितने दिन भी छूट जाए। आप तो रनिंग पीरियड में है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चों को फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर स्टेट पॉलिसी में अंतर समझा सकते हैं, चाहे आप बुक पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि हर एक इंसान को पता रहती है। दोस्तों, ये वही बिहार है जहाँ पर सुनील कुमार पिंटू जो रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं, जिनका 2-2 एमएमएस वायरल होता है। ये हमारा राज्य ही एक अलग प्रकार का राज्य है। सबसे समझने वाली बात है दोस्तों कि प्रशांत किशोर का ये आरोप जब चुनाव से पहले जब लगाए थे, तो लोगों को लगा था कि हो सकता है कि ये राजनीतिक रूप से, मतलब कि उसकी भावना में बह करके आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश सरकार के कैबिनेट में, चाहे गृह मंत्री सम्राट चौधरी हो या मंत्री अशोक चौधरी हो, जिस प्रकार से ये बयानबाजी दे रहे हैं, जिस प्रकार से अशोक चौधरी बच्चों को पढ़ा रहे थे, और जो अपने ज्ञान की बखान सम्राट चौधरी भरे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कर रहे थे, ये कहीं न कहीं इनकी परिपक्वता को दिखा रहा था, कहीं न कहीं इनकी शिक्षा को दिखा रहा था। और जो हमारा जो देश धड़कन जो चैनल है, इस बात को भी अगर पुष्टि करता है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का जो आरोप है इन दोनों नेताओं पर जो लगाए थे वो सही साबित होता है। तो दोस्तों, आपका क्या राय है? आप इन दोनों मंत्रियों पर आप क्या राय देते हैं? जिस प्रकार से ये अपनी ज्ञान की बखान करते हैं, जिस प्रकार से इनका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो अशोक चौधरी जो एक ऐसे नेता है जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्कॉलर है, इनकी अगर बातों से देखिएगा तो इनकी बातों से लगता है कि ये हार्वर्ड और नासा के रिसर्चर हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हमारे बिहार को लीड कर रहे हैं, और बिहार का भविष्य क्या रसातल में जा रहा है या बिहार का भविष्य उज्जवल हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी कमेंट करें। और तब तक के लिए नमस्कार।